नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग कोई नया टर्म नहीं है। हीट वेव, सूखा, तूफान, जंगल की आग जैसी सूरत में स्थिति को काबू करने के विकल्प के तौर पर कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग की चर्चा अक्सर होती रहती है। लेकिन आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी ने कहा है क्लाउड सीडिंग के अनपेक्षित परिणाम स्पष्ट रूप से नहीं दिखाए गए हैं या फिर उनकी संभावनाओं को खारिज नहीं किया गया है और चिंता जताई गई है कि मौसम परिवर्तन के अप्रत्याशित प्रभाव पॉलिटिकल बाउंड्रीज यानी कि राजनीतिक सीमाओं को पार कर सकते हैं। इसलिए साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में हम क्लाउड सीडिंग के बारे में विस्तार से जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप इसके बारे में अच्छे से जान और समझ सकें। तो सबसे पहला सवाल, क्या होती है कृत्रिम वर्षा? तो आसान शब्दों में कहें तो बादलों में बारिश के बीज बोने की प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। बीज के रूप में हम सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से मन मुताबिक वर्षा कराई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे पहले वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में हेलीकॉप्टर या विमानों से सिल्वर आयोडाइड या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या पोटेशियम आयोडाइड आदि का इस्तेमाल, उसका छिड़काव किया जाता है। विमान में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या फिर जनरेटर लगे होते हैं जिनमें सिल्वर आयोडाइड का घोल हाई प्रेशर के साथ उसमें भरा होता है। जहां बारिश करानी होती है वहां पर हवा की विपरीत दिशा में इसका छिड़काव किया जाता है। इस छिड़काव के लिए वैज्ञानिकों द्वारा मौसम के आंकड़ों का सहारा लिया जाता है जिससे यह पता चलता है कि कहां और किस बादल पर छिड़कने से बारिश की संभावना ज्यादा होगी। कृत्रिम वर्षा की इस प्रक्रिया में बादल के छोटे छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है और इससे जल की भारी बूंदें बनने लगती है और वो बरसने लगती है। हवा ऊपर जाता है, जैसे हवा ऊपर गया तो जितना दिन भर के जो आया है वाटर वेपर या नमी था नीचे, ऊपर जाके बादल बन गया। क्लाउड बनने के बाद फिर बारिश होने के लिए क्या चाहिए? 2-3 चीज चाहिए। एक है आपका कंडेंसेशन न्यूक्लियर, जिसके ऊपर जो सुपर कूल ड्रॉपलेट है, ये तो सारा जो मतलब पूरा हवा में है, ड्रॉपलेट अभी बना नहीं, बादल के ऊपर जस्ट कंडेंसेशन होने के लिए तैयार है, उड़ रहा है। लेकिन ड्रॉपलेट बनने के लिए हमें कंडेंसेशन न्यूक्लियर यानी आइस क्रिस्टल या सम केमिकल चाहिए जिसको बोलते हैं क्लाउड माइक्रोफिजिक्स। क्लाउड सीडिंग, जब सीडिंग मतलब ये जो कोई भी चीज़ आप अगर सीडिंग कर रहे हैं आर्टिफिशियली, तो ये बादल बनना और थोड़ा उड़ रहा है, वो स्टेज में आप कुछ इंटरवेंशन करोगे। अब दूसरा सवाल कि क्लाउड सीडिंग के कितने तरीके होते हैं? तो क्लाउड सीडिंग के 3 तरीके होते हैं। पहला हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, दूसरा स्टैटिक क्लाउड सीडिंग और तीसरा डायनामिक क्लाउड सीडिंग। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पहला हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इसमें बादलों के निचले हिस्से में विस्फोटकों के माध्यम से नमक को फैलाया जाता है और जैसे यह पानी के संपर्क में आता है नमक के कणों का आकार बढ़ने लगता है। दूसरा स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, जिसमें सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल को बादलों में फैलाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है जिसके चारों ओर नमी कंडेंस हो जाती है। और तीसरा तरीका है डायनामिक क्लाउड सीडिंग का, जिसमें वर्टिकल एयर मास को बढ़ावा दिया जाता है जो बादलों के बीच से पानी को पास करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे बारिश की मात्रा काफी बढ़ जाती है। अब तीसरा सवाल कि क्लाउड सीडिंग कहां-कहां अब तक इस्तेमाल की गई है? तो क्लाउड सीडिंग कोई नई तकनीक नहीं है। इसका उपयोग अमेरिका, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पहले किया जा चुका है।
इसका इस्तेमाल सूखा कम करने, बर्फबारी बढ़ाने और ओलों की तीव्रता को कम करने के लिए किया जाता है। अमेरिका में क्लाउड सीडिंग का उपयोग मुख्य रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बारिश बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्यों ने पानी की कमी के दौरान क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया था। चीन क्लाउड सीडिंग तकनीक का व्यापक उपयोग करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। 2008 बीजिंग ओलंपिक की बात आपको याद होगी, जिसके दौरान मौसम को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई मध्य पूर्वी देशों ने भी सूखा रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक को अपनाया था। डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक क्लाउड सीडिंग का उपयोग पूरी दुनिया में सर्दियों में बर्फबारी बढ़ाने और पहाड़ों पर बर्फ के ढेर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे आसपास के इलाकों के समुदायों को उपलब्ध प्राकृतिक जल आपूर्ति में वृद्धि होती है। चौथा सवाल कि भारत में क्लाउड सीडिंग का इतिहास क्या रहा है। तो भारत में क्लाउड सीडिंग का इतिहास 1950 के दशक से शुरू होता है, जब बारिश बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए थे। 1980 और 1990 के दशक में कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सूखे और पानी की कमी से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीकों का उपयोग किया था। महाराष्ट्र ने विशेष रूप से मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इसे अपनाया था। 2017 की बात है जब कर्नाटक ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बारिश बढ़ाने के लिए एक बड़े क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन प्रोजेक्ट वर्षाधारी को लॉन्च किया था। पांचवा सवाल कि क्लाउड सीडिंग के साथ चुनौतियां क्या हैं। हालांकि क्लाउड सीडिंग को एक समाधान, एक सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियों और संभावित नुकसान भी हैं इसके साथ। क्लाउड सीडिंग केवल तभी की जा सकती है जब आसमान में बादल हों। बिना बादलों के क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है। क्लाउड सीडिंग एक महंगी प्रक्रिया है, कॉस्टली प्रोसेस है। इसमें एयरक्राफ्ट, सीडिंग मटेरियल से जुड़ा खर्च भी शामिल होता है। हालांकि क्लाउड सीडिंग को एक सुरक्षित तकनीक मानी जाती है, लेकिन सिल्वर आयोडाइड के उपयोग को लेकर कुछ पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं। तो ऐसे में छठा सवाल यही कि क्या कृत्रिम वर्षा हानिकारक है। तो क्लाउड सीडिंग की सुरक्षा और इसकी प्रभावशीलता के बारे में बहस में पर्यावरणीय, नैतिक और मौसम संबंधी चिंताओं सहित कई मुद्दे शामिल हैं। वर्षा बढ़ाने के तरीके के रूप में इसकी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद ये अभी स्पष्ट नहीं है कि क्लाउड सीडिंग से कोई जोखिम है या फिर नहीं। क्लाउड सीडिंग से जुड़ी मुख्य चिंताओं में से एक है इसका संभावित पर्यावरणीय प्रभाव, इकोलॉजिकल इफेक्ट। सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों के उपयोग से पारिस्थितिकी तंत्र पर, इकोसिस्टम पर दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में सवाल उठते रहते हैं। इसके अलावा शुष्क बर्फ या फिर नमक जैसे अन्य पदार्थों के वायुमंडल में प्रवेश से भी अप्रत्याशित पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। यही कारण है कि पर्यावरण पर इन पदार्थों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए गहन और निरंतर पर्यावरणीय निगरानी बहुत आवश्यक है। अब सातवां सवाल कि क्लाउड सीडिंग को लेकर वैश्विक सोच आखिर है क्या। तो वैश्विक स्तर पर क्लाउड सीडिंग के मौसम संबंधी प्रभाव को लेकर कई चिंताएं हैं। ऐसी चिंताएं हैं कि एक क्षेत्र में वर्षा के पैटर्न में बदलाव अनजाने में दूसरे क्षेत्र में मौसम प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे स्थानीय जलवायु में अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। ये संभावित रूप से प्राकृतिक मौसम चक्रों को भी बाधित कर सकते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में हमें क्लाउड सीडिंग के बारे में एक बार फिर से समग्र रूप से सोचने की जरूरत है, ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके बुरे प्रभाव से हम सभी जागरूक हो सकें, सभी अवेयर रह सकें।